नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और आपका राज्य में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से बता रहे हैं, जहां पर श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर जेल अधीक्षक ने कैदियों में भगवान राम की आस्था जगाने के लिए पहल की है। बता दें कि जिला जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद अपनी कार्यशैली को लेकर आए दिन चर्चा में रहते हैं, जहां गोवंश को ठंड से बचाने के लिए जेल में कैदियों से काऊ कोट बनवाने के वादे भी कर रहे हैं। इसी के साथ जेल अधीक्षक चर्चा में भी आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काऊ कोट बनाने के लिए मन की बात कार्यक्रम में जेल अधीक्षक के कार्य की तारीफ कर चुके हैं। तो वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर जिला जेल में मुलाकात करने आने वाले लोगों के हाथ पर जय श्री राम के नाम की मुहर भी लगाई गई है। जिला जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद ने कहा है कि भगवान राम सभी के आराध्य हैं। जेल में जो कैदी बंद हैं, उनको भी इस बात की जानकारी हो सके कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष हो गए हैं। इस वजह से जो कैदियों से मुलाकात करने आते हैं, उनके हाथों में जय श्री राम के नाम की मुहर को लगाया जा रहा है। इसी के साथ जेल में बंद कैदियों में भी भगवान राम की आस्था को जगाने के लिए प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं भगवान राम की आस्था को जगाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष पूरा हो गया है, जिसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जेल प्रशासन ने के लिए क्या प्रयास किए, किस तरह से मनाया जा रहा है यहाँ पे? देखिए, भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा दिवस जो है, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए आराध्य देवता के प्रकट होने जैसी बात है। और भगवान श्री राम सभी के भगवान हैं। उसी में जो है आज चूँकि प्राण प्रतिष्ठा दिवस का जो है 1 वर्ष पूर्ण हो गया है, तो पूर्व की भांति ही जो है आज बंदियों के हाथों पर जो मोहर लगाई जा रही है, वो जय श्री राम के नारे की मोहर है और उस पर जय श्री राम अंकित है। वही मोहर लगाई जा रही है, जिससे बंदियों में भी जो है धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है और बाहर के लोग जो मिलने आ रहे हैं उनमें भी धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है और उनको ये संज्ञान भी होता है कि आज भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा दिवस है, इसीलिए ये मोहर लगाई जाए। खबर कानपुर का घाटमपुर क्षेत्र के साड़ गांव से है, जहां पर इस गांव को हमारे बुजुर्ग लोग छोटी काशी के नाम से कहा करते थे और साड़ गांव को छोटी काशी के नाम से जाना भी जाता था, क्योंकि यहाँ पर नागा निरंकारी बाबा संत पथिक जी महाराज अन्य कई महंतों की तपोस्थली रही है। तो वहीं आज कुछ नजारा भी देखने को मिल रहा है, जहां पर श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से और सुंदर भाव से तुरंता नाव मंदिर को 1100 दीपों से प्रज्वलित कर सजाया गया। विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इसके साथ ही मंदिर का नजारा देख सभी भक्त भाव विभोर हो गए। 3 दिनों से बड़ी मेहनत और ग्रामवासियों के सहयोग से प्रभु श्री राम लला की प्रथम प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं साड़ क्षेत्र के बेहटा गंभीरपुर स्थित ज्वाला जी मंदिर परिसर में राम मंदिर निर्माण के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पे दिन में राम लीला के 2वें वर्ष का भव्य मंचन प्रदेश के ख्याति प्राप्त कलाकारों के द्वारा किया गया, जहां हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने जनक विलाप सहित परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच हुई तीखी नोक-झोंक पर जय श्री राम के उद्घोष के साथ पंडाल ताली की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। इसके साथ ही राम लीला का शुभारंभ राजेश वाजपेयी और प्रधान कल्लू पांडे द्वारा फीता काटकर किया गया। वहीं आयोजक सहित पूरी टीम का अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन करते हुए पप्पू मिश्रा ने बताया कि रामलला निर्माण के 1 वर्ष पूर्ण होने पर युवाओं द्वारा लीला का 2वें वर्ष भी रामलीला का भव्य आयोजन किया गया है। रामलीला के दौरान प्रधान कल्लू पांडे, बीजेपी नेता अभिनव तिवारी, सुमित आदित्य शुक्ला, गौरव पांडे, नितिन मिश्रा, सुनीत पांडे, रजनीश अग्निहोत्री, सौरभ सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष रामलीला का देर रात तक आनंद लेते रहे। पान के संतों में से हमारे परम पूज्य नागा बाबा जी और स्वामी पथिक जी महाराज जो है इसी कर्मस्थली में रह कर के जो है अपने कर्मों की पूर्ति करते रहे। इसके साथ हमारे यहाँ मंदिरों की बहुतायत है और लोग आस्तिक प्रवृत्ति के ज़्यादा हैं। हाँ, इसमें कल हमारे यहाँ राम की प्रतिष्ठा, श्री राम जी की प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में मंदिरों में दीपक जलाए गए और साथ ही साथ जो है विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। उस भंडारे में
लोगों ने प्रसन्न मुद्रा से प्रसाद ग्रहण किया, लोगों ने प्रसाद का वितरण किया। और कुछ अंशलाल सिंह। अच्छा, कल क्या प्रोग्राम था आपके यहाँ? यहाँ हमारे मंदिर में भंडारा का आयोजन किया गया। इसके बाद जो है हम लोग बड़े प्रसन्नता के पूर्वक भंडारे का आयोजन किया। इसके बाद 1100 दीप जलाए। खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती से, जहां पर जिले की पुलिस की चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही। बता दें कि 1 माह से ऊपर होने के बाद भी चाकू की नोक पर दलित पीड़िता से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने नहीं पकड़ा है अभी तक। और मुस्लिम आशिक अली ने दलित परिवार की लड़की के साथ पहले दुष्कर्म किया और फिर सोशल मीडिया वीडियो भी जो है वो वायरल कर दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद दलित परिवार की किशोरी को न्याय नहीं मिल पा रहा और फरार आशिक अली का सुराग लगाने में थाने की पुलिस नाकाम दिखती नजर आ रही है। घटना करने वाला आशिक अली मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से अभी काफी दूर है और वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां अयोध्या जी में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके संयोजक रहे मोनू पांडे। और बीजेपी किसान मोर्चा जिला कोषाध्यक्ष ने बताया कि हमारे आराध्य भगवान श्री राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष पूरा हो गया है। वहीं शोभा यात्रा का शुभारंभ गोविंद राम शर्मा बीजेपी जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा ने भगवा झंडा फहराकर किया और इस यात्रा में समस्त सनातन प्रेमी मौजूद रहे। ये शोभा यात्रा भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में निकाली गई है, जो कि ये राधिका विहार से शुरू हुई और मंडी चौराहे, गोवर्धन चौराहे, कृष्णा नगर, भूतेश्वर चौराहे से BSO कॉलेज होते हुए ये राधिका विहार पर ही समाप्त हुई है। और इसमें भक्तजनों का और प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहा। लोगों ने जगह जगह फूल बरसाए, आतिशबाजियाँ की और बड़ी खुशी के साथ ये माहौल चल रहा है। और उसके बाद में ये भंडारा चल रहा है यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छा रहा है प्रोग्राम। और जो हमारा सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सहयोग किया, प्रशासन ने भी किया, हमारे साथ में अच्छा सहयोग किया। तो आपने पहली बार यात्रा निकाली है कि आप निकालते रहते हैं? ये यात्रा दूसरी बार निकली है। यूपी के संपूर्णा नगर से खबर आ रही है, जहां की 500 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के 1 वर्ष पूरे होने पर संपूर्णा नगर में श्री राम शोभा यात्रा जो है वो निकाली गई है। शोभा यात्रा में शामिल सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चों ने भाग लिया। श्री राम शोभा यात्रा किसान सहकारी चीनी मिल से होते हुए पूरे नगर में भ्रमण किया। श्री राम शोभा यात्रा में शामिल सैकड़ों राम भक्तों की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। यूपी में फर्रुखाबाद विकास मंच ने चाइनीज मांझा की बिक्री पर रोक न लगने पर बाजार बंद कर आंदोलन की चेतावनी दी है। बता दें कि फर्रुखाबाद विकास मंच की चेतावनी के बाद पुलिस ने चाइनीज मांझा बिक्री करने वाले के विरुद्ध अभियान चलाया है और इसको लेकर फर्रुखाबाद विकास मंच के जिलाध्यक्ष भैयन मिश्रा ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और कहा कि अगर चाइनीज मांझा बिक्री पर रोक न लगी तो बाजार बंद करवाकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान मौजूद अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारा मेन मुद्दा तो है अभी फिलहाल चाइनीज मांझा फर्रुखाबाद शहर से बंद होना चाहिए। कारण क्योंकि फर्रुखाबाद में बहुत बड़ी मात्रा में पतंगबाजी होती है। बाहर से, देश विदेश से भी जो फर्रुखाबाद के रहने वाले लोग हैं वो बसंत आते हैं और पतंगबाजी करते हैं। इधर पिछले कई दिनों से पूरे शहर में चाइनीज मांझा पूरी तरीके से बिक्री हो रहा है। जो चाइनीज मांझा लोग उड़ाते हैं और जब पतंग कटती है या किसी के हाथों में फंसता है या पैरों में फंसता है तो वो पूरे उस हाथ या उस पैर को या उस अंग को काट देता है। जिससे कि आपने देखा होगा कि अभी शाहजहाँपुर में एक सिपाही बेचारा जा रहा था, उसके गले में चाइनीज मांझा फंसा और उसकी गला कटने से मृत्यु हो गई। ऐसे फर्रुखाबाद में भी बहुत कम से कम 10-5 घटनाएं हो रही हैं, जिसमें बच्चों के हाथ पैर कट रहे हैं, युवाओं के हाथ पैर कट रहे हैं। अभी बीते दिनों आपने प्रदर्शन भी किया था और आपने ज्ञापन भी दिया था, क्या अभी तक उसमें कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं? अभी हम लोगों ने पहले 15 तारीख को जन जागरण यात्रा निकाली थी। पूरे शहर में प्रत्येक जो भी पतंग विक्रेता हैं और जो भी मांझा के विक्रेता हैं उन सबकी दुकानों पर गए थे और उनसे कहा था कि आप चाइनीज मांझा को मत बेचिए। इसके बाद फिर 17 तारीख को हम लोगों ने एक जन चेतना यात्रा टाउन हॉल से लेकर लालगढ़ गेट तक निकाली, जिसमें कि हमने जनता को भी जागरूक किया कि आप अपने बच्चों को चाइनीज मांझा ना दिलवाएं, ना खुद खरीदें। प्रशासन को भी पहले भी ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है।
क्या लगता है अगर ऐसे ही आप ज्ञापन देते रहेंगे और इधर कार्रवाई नहीं हो, फिर आपके आगे की क्या रणनीति रहेगी? अभी हमने आज उनको टाइम दिया है कि अगर हमारी 3-4 दिनों के अंदर मांग पूरी नहीं होती है तो निश्चित रूप से हम लोग फरुखाबाद में बड़ा एक आंदोलन फिर से करेंगे। जैसे अभी तो जुलूस निकाल के लोगों को जागरूक किया, प्रशासन को भी चिताया है, आगे एक अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे और उसके बाद पूरा शहर बंद कराएंगे। इसमें कार्रवाई पूर्व से ही चल रही है और लगातार पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है, बरामद भी किया जा चुका है कई जगह। अभी आज इनके ज्ञापन पर दोबारा से कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं सीओ को कि सभी थाना अध्यक्षों को वो निर्देश देते हैं कि साधारण रूप से लगातार इस अभियान को चलाएं और जितना भी हो इस तरह का चीनी मांझा बरामद करें और इस तरह बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करें। संगठन पदाधिकारियों का कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, लगातार कार्रवाई हो रही है, चल रही लगातार कार्रवाई। खुद सीओ द्वारा भी छापे मारे गए हैं और दैनिक समाचार पत्रों में भी समाचार छपा है। ऐसा नहीं है कि नहीं कार्रवाई हुई। सूचना मिलने पर कोतवाली फरुखाबाद टीम ने एक अभियुक्ता जिसका नाम जमीला पत्नी चांद मियाँ निवासी मोहल्ला खटकपुरा सिद्दीकी थाना कोतवाली फरुखाबाद की रहने वाली हैं, उनके पास में से कुल 49 कोन अवैध चाइनीज़ मांझा व 110 पैकेट चाइनीज़ मांझा पकड़े गए हैं और इनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करते हुए मुकदमा लिखा गया है। मुकदमा अपराध संख्या 6/2025 धारा 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के साथ में कुछ BNS की धारा लगाते हुए ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। यूपी के संभल में विवादित जामा मस्जिद से कुछ ही दूरी पर एक और कुआं मिला है, जिसकी खुदाई नगरपालिका की टीम पुलिस की मौजूदगी में कर रही है। वहीं एएसपी ने अवैध कब्जेधारियों पर कार्रवाई की बात कही, तो वहीं कुआं पर अवैध कब्जा मिलने के बाद संभल में धार्मिक महत्व के स्थलों पर अवैध कब्जों की पुष्टि होती नजर आई। यह जल स्रोत का एक माध्यम था जिस पे अवैध कब्जा करके इसको ढक दिया गया था। इसे खुदवाया जा रहा है और जैसा कि नियमित जल स्रोत होता है वो स्थापित किया जाएगा और जिसने भी अवैध कृत्य किए होंगे, अतिक्रमण किया होगा, विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कितना पुराना है, कुछ और जानकारी सब मिल पा रही है? यह काफ़ी प्राचीन स्पष्ट हो रहा है, जैसा कि आसपास के लोगों द्वारा बताया गया है और अवैध तरीके से इसे अतिक्रमित किया गया था। इस संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोग इसको राम चबूतरा करके यहाँ बताते थे, यहाँ पर राम बारात भी रुकती थी। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है और जिसके द्वारा भी यह कृत्य किया गया है जांच करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वो जामा मस्जिद इलाका आगे है। यहाँ तो ये कुआं था, एक प्राचीन कुआं हुआ करता था और यहाँ पर सब पूजन इत्यादि किया करते थे। जो इनके यहाँ बेटी शादी हो, बेटे बहू शादी हो के आती थी तो यहाँ पर पूजन, और उसके बाद बेटा बच्चा होता था तो भी यहाँ पर पूजन इत्यादि किया करते थे। ये कुआं है, कुआं जहाँ भी होगा वहाँ मंदिर अवश्य होगा। ये तो प्राचीन परंपरा जी। और कुएं की अभी थोड़ी जगह दबी हुई भी है, वो कहाँ दबी हुई है वो अपने प्रशासनिक अधिकारी, शासनिक अधिकारी उसमें लेखा जोखा देख करके। अब 6-7 तक तो यहाँ पर पूजन इत्यादि होता रहा है, 2006-7 तक हुआ है। उसके बाद फिर इसमें धीरे धीरे ये कूड़ा इत्यादि पड़ने लगा और वो यहाँ पर रुकावट हो गई। की बात आती है, पीछे मलबा दिख रहा है। हाँ, तो लोग बताते हैं राम चबूतरा था, तो राम चबूतरा आगे की ओर है और उसमें हम श्री रामनवमी पर पूजा इत्यादि करते हैं। यहाँ पर भी खड़े होकर के पूजन इत्यादि यही होता है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में न्यायालय ने कैदी की मेडिकल रिपोर्ट के बाद जिला जेल के जेलर के खिलाफ मुकदमा लिखने के आदेश दिए हैं। बता दें कि कैदी को भूखा रखा, उसके बाद मारपीट का मामला भी सामने आया। बता दें फर्रुखाबाद जिला कारागार के जेलर गिरीश कुमार द्वारा जेल में बंद बंदी विकास सक्सेना के साथ वसूली को लेकर मारपीट करने में मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिससे जेल प्रशासन में खलबली मच गई। और दरअसल बीते 7 जनवरी 2025 से जिला जेल में बंद विकास सक्सेना के साथ वसूली को लेकर 3 दिन तक भूखा रखा और कैदी से 50,000 रुपए की मांग भी की। सजा होगी और 1 लाख जुर्माना होगा। 20,000 मुझसे रुपए ले चुके और रुपए मांग जैसे आदमी सही है, कोई पहुंच गया तो उससे का 1 लाख रुपए लेने, 2 लाख लेते हैं और 20,000 रुपए से कंटिन्यू जैसे कोई पैसा जा रहा उसकी मशक्कत काटते हैं 5,000 साढ़े 5,000 और सजे में उसकी 10,500 11,000 20,000 30,000 ऐसे सब देते लोग। हाँ, तो बेसिक है जी। किस मामले में? आज उसकी मेरी डकैती कोर्ट में 394 में मुकदमा था। मैंने जज साहब को भी दिखाया।
जिस साहब ने फिर मेरी सुनी, मैंने कि कहाँ जाए साहब, तो उन्होंने कही हमको मारी। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी के सपनों के महल होटल पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि गजरौला में एमडीए ने सचिन चौधरी के होटल पर बुलडोजर चलाया है। इसको लेकर बिना नोटिस के बाउंड्री तोड़ने का सचिन चौधरी ने आरोप भी लगाया है और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। आज गजरौला में एक हमारा प्लॉट है, उस पे हमने 2021 में उसकी बाउंड्री अथॉरिटी के मानने के हिसाब से 1.5 मीटर की थी, जिसमें आज कुछ लोग वहां पहुंच के उसे तोड़ आए हैं और मेरे पूछने में बताया गया कि ऊपर से आदेश है, जबकि हमने अथॉरिटी के आरटीआई के हिसाब से ही पहले हमने परमिशन मांगी थी इनसे और हमें बताया गया था कि 1.5 मीटर आप अपनी बाउंड्री कर सकते हैं ताकि इसके अंदर कोई जानवर ना आए या कोई घेरने की कोशिश ना करे। और हमने 2026 जून में उसमें एक अपने होटल का भी एक अप्रूवल डाला हुआ है, जो अभी जिसकी स्क्रूटनी आई हुई है, कुछ इसमें अथॉरिटी ने हमसे मांगा है। मेरी वीसी साहब से बात हुई है, वीसी साहब का कहना है कि जो भी इसमें अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई करेंगे। कल मैं वीसी साहब से मिलके अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करूंगा और अथॉरिटी में अगर कोई ज़मीन है तो 1.5 मीटर की आप उसमें बाउंड्री कर सकते हैं, ये अथॉरिटी का नियम। उसके बावजूद भी आज एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी वहाँ पे आई थी। यूपी के फर्रुखाबाद में खबर आ रही है, जहाँ पर पुलिस की गंगा स्नान करने आए ग्रामीणों के साथ बर्बरता देखने को मिली है। जहां पर पुलिस पिटाई से नाराज ग्रामीणों ने रोड पर जाम लगा दिया और शाहजहांपुर से अमर सिंह का परिवार गंगा जी पर पहनावन कराने आया था, तो वहीं गहरे पानी में जाने से रोका और इसी दौरान विवाद भी हो गया। बताया जा रहा है कि पुलिस पिटाई से किशोर के शरीर पर गंभीर चोटें आई। थाना शमशाबाद क्षेत्र के ढाई घाट फर्रुखाबाद शाहजहांपुर मार्ग का पूरा मामला बताया जा रहा है। हमारा कह तो बात लिखा ले बहुत दे वाला ले मत मारो अब इधर कुछ गाता होने वाला मेरा घोड़ा टूटी को तो मैं लड़ कुंडल दे दे तो पुलिस मारा वाला चली जा वाली वाला घोड़े तो दे तुम्हारे किनसे कही हम तो कही मेरे यहां का भगवा जा तो मारो। कितने पुलिस वाले थे? बिटिया भी डंडा मेरी तुम्हारे मारा बेटा? क्या नाम है? हां मैंने कहा तो बना हुआ है। तुम लोग कहां से आए हो? हम रहीमाबाद पुत्ते आए। और आए किस लिए थे यहां? अपने पहनाव कराओ अब पहनाव मेरी हुई गई इतनी बार हमारा भीतर भैया हमारे बैठे हमारे तो मैंने बैठे अपने गरीब आदमी मैंने हमारा जाए पैसे लग जाकर 4 पैसा पैदा हो हम गए रस्ता पैसा हुए जिन्ने घेर लो जाए अब कहीं घोड़े वाला उतरा अब पहनाव निवारे जितने पे अपने बैठा ले जिन्ने दूसरा तीसरी बार ले आए फिर इन्हें 5 बार कर लो डाकू के लिए पटाड़ा करो अब मारो मान लल्ला घोड़ा टूटी का गिर पड़ा बेरा तब ना कुंडल निकाले अपने घोड़े की लड़ा निकाल दी इन्हें कहे आगू बंकी अपने ले आओ तुम लड़ा कुंडल ले लो मान लल्ला मत मारो अब इन्हें जब बीता ही गुजरी गया जा 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 हमने तो मेरे लल्ला घोड़ा टूट गया मैं लड़ा लोगन को मारो हमारे तो दोबारा जन को मारो हां अब फिर हमने कहा मैं लड़ा कुंडल तो दे दे सब कहीं भगड़ी गाड़ी चली जा ना चाहे भाई नंगा करके मर गए नंगा करके मर गए। पुलिस वाले कितने थे? कुंडल दल्ला वाले कितने थे? पुलिस वाला 3-4 चले या कुछ चले जाए ना ये मैं दंगा ही आते मैं दंगा ही आते अब हमारे कुंडल ना आए। यूपी के मऊ में पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन गेम और सट्टेबाजी का लालच देकर साइबर फ्रॉड करके 70 करोड़ रुपए हड़पने वाले 30 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए और इसके साथ ही कब्जे से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लैपटॉप, मोबाइल, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक आदि बरामद कर पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। एक राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन गेम और सट्टेबाजी करने वाले इन साइबर गैंग को गिरफ्तार किया गया है। इसमें टोटल 30 लोग हैं, 5 लोग यूपी का है, इसमें एक मऊ और 4 लोग गोरखपुर का है और कुछ लोग बिहार और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का है। ये लोग क्राइम करने का तरीका ऐसा रहता है, ये एक वेबसाइट और ऐप जो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है इसको खुलवाते हैं, खुलवा के इसमें सामान्य लोगों से सट्टेबाजी कराते हैं। उसी में जो पैसा आता है उसको जो भी गरीब लोग रहते हैं उन लोगों का आईडी से जो अकाउंट खुलाया जाता है उसी अकाउंट पर करोड़ों में इन लोग 3 साल से करते हैं, पैसा को इसमें ट्रांसफ़र करते हैं, फिर इसको इसमें ये लोग ऐसा ही क्राइम करते हैं। इन लोगों को जो कब्जे से टोटल 10 आदत लैपटॉप, टैबलेट 2, मोबाइल फ़ोन 117, एटीएम 161,
बैंक खाता का पासबुक 125, चेकबुक 38, सिम कार्ड 130 और QR कोड स्कैनर और आधार कार्ड, पैन कार्ड और DL सब बरामद हुआ है। ये लोग लगभग 3 साल से ये फ्रॉड कर रहे हैं, एक टीम के साथ करते हैं। अभी तक लगभग 70 करोड़ का ये लोग ने फ्रॉड किया है। सर ये अंतर स्टेट है? हाँ, पूरा इंडिया लेवल पे ये लोग खेलते हैं। करने का क्या तरीका है इनका? क्या क्या फ्रॉड करते थे, किस तरह से? ये फ्रॉड ऐसा करते हैं, जो ऐप होता है उसमें ऑनलाइन गेमिंग होता है। इसमें इन लोगों का जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जो अथॉरिटियों से, वो रजिस्ट्रेशन लोग नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं, टैक्स एवेशन करने के लिए करते हैं। इसलिए ये इलीगल है रजिस्ट्रेशन ना करना। फिर उसको किसी और का, जो गरीब लोगों का अकाउंट ये लोग खुलवाते हैं, फिर उसका अकाउंट का ये लोग खुद उसको ऑपरेट भी करते हैं। ये दोनों चीज़ इसमें इलीगल है। रजिस्ट्रेशन ना करना है, किसी और का अकाउंट यूज़ करना है, ये इलीगल है। सर जो पैसे इन्होंने फ्रॉड किया उसकी कुछ रिकवरी भी हुई है? अभी जो इन लोगों का जो भी इतना अकाउंट मैंने बताया, सभी अकाउंट का होल्ड किया गया है। उसमें जो भी पैसा है वो फ्रीज किया गया है, उसको अभी हम लोग ऐड करके फिर अवगत करा। पुलिस जितने पकड़े गए सर एक ही गैंग के हैं या फिर अलग अलग गैंग चलाते थे ये लोग? इसमें 2 प्रकार का ऐप हम लोग का संज्ञान में आया है। ये दोनों का है, मतलब टोटल कुल 30 लोग हैं। रेड्डी बुक करके एक ऐप है, दूसरा बीन बज करके 2 ऐप है। दोनों का मोडस ऑपरेंडी सेम है। कब से सर पुलिस लगी थी इस मामले में? अभी हम लोग का नवंबर में एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो सस्पिशियस लगा है। एक अकाउंट है, एक उनका नाम है सुमित यादव है, वो मऊ का ही रहने वाले हैं। उनका अकाउंट में बहुत ज़्यादा सस्पिशियल ट्रांजैक्शन हो रहा था, इसलिए हम लोग का ऊपर से एक चिट्ठी आया था। उसी आधार पर हम लोग का दोनों टीम काम कर रहे थे, उसी का सफलता। और क्या पुरस्कार मिला इन लोगों को? ये बहुत अच्छा वर्कआउट है। ये पूरा टीम का 25,000 इनाम घोषित किया है। सर ये किसी गोरखपुर में संचालित होता था, सुनने में फ्लैट उलट लिए थे सब? हाँ, ये लोग जैसा एक टीम के तरीके से काम करते हैं। गोरखपुर से ही एक प्लाट क्रय पे लेकर ये लोग ये काम कर रहे थे, वहाँ से इन लोगों का। यूपी के फर्रुखाबाद में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत की विवादित बयान पर सपा नेता भड़क गए। बता दें कि सपा नेताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा और सपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य विजय यादव बोले कि महंत पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जो टिप्पणी साधु के माध्यम से की गई है, ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में ये इस तरह के साधु संत कहाँ से आ रहे हैं जो ट्विटर फेसबुक पर जो है अपना काम कर रहे हैं। और ये वो साधु संत हैं जो इस साधु वेश का अपमान कर रहे हैं। जिस साधु वेश का साधुओं पर, शिष्य पर हम हजारों लाखों लोगों की एक श्रद्धा, विश्वास व आस्था होता है, उस विश्वास की ये लोग हत्या कर रहे हैं। ऐसे साधु संतों की जो बैठकर मंदिर में, कहीं कुंभ में, महाकुंभ में बैठकर महापाप कर रहे हैं, ऐसे वचनों को देकर, ऐसी बातों को बोलकर, ऐसे संतों पर, ऐसे जो नकली संत हैं, साधु संत के नाम पर जो है ढोंग मचा रहे हैं, ऐसे लोगों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती है तो इसका मतलब सरकार उसमें शामिल है और धर्म में और इन लोगों के पाप को बढ़ावा देने में शामिल है। इन लोगों की, इन साधु संतों की समाजवादी पार्टी कड़ी आलोचना करती है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है इस प्रकार के संतों को क्या जानबूझकर वहाँ पर बुलाया गया है? क्या आरोप लगा रही थी? ये संत कहाँ से, मैंने पहले भी कहा, ये संत कहाँ से आ रहे हैं? हम लोगों का, सांसारिक लोगों का इन साधु संतों पर हमेशा एक विश्वास रहा है। ये एक नई पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं? ये इस तरह की भाषा का उपयोग कर जो नई पीढ़ी, जो हम सब लोग इनसे शिक्षा लेते हैं, ये क्या शिक्षा दे रहे हैं समाज को? समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं? ये संत नहीं है, संत के नाम पर कहाँ से निकल कर जो है राजनीति में आ रहे हैं और समाज को एक गलत दिशा दे रहे हैं। अपनी भाषा से समाज को, नौजवान युवकों को ये गलत दिशा दे रहे हैं।
यूपी के जनपद कुशीनगर अंतर्गत नगर पडरौना के खिरकिया रोड स्थित नवजीवन ज्योति हॉस्पिटल को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, इस वायरल वीडियो में डॉक्टर ने एक व्यक्ति से मरीज को ऑपरेशन के लिए एडमिट कराने और ऑपरेशन कराने पर बिचौलिए को मिलने वाले कमीशन को बताते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही मरीज के अंदर पत्थर डालकर ऑपरेशन करने की बात करते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर का वीडियो खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो जो चला है मेरे खिलाफ, इसी के आधार पर वो लोग आए थे। उन्होंने मेरा पूरा डॉक्यूमेंट चेक किया है और सब कुछ सही पाया गया और डॉक्यूमेंट्स ले भी गए हैं और आगे जो भी उनकी कार्रवाई होगी करेंगे। किन किन लोगों पे उनकी जाँच चलेगी? उनकी जाँच चले तो वही आपने यहाँ कौन कौन से मरीज भर्ती हैं, किस किस का ऑपरेशन हुआ है, तो उन्होंने कुछ मरीजों से वार्ता भी किया है। तो मरीज ने बताया कि मेरा पथरी का ऑपरेशन हुआ है, मुझे कोई पैसा नहीं लगा। ये सारी चीज़ें मरीज ने बताया है। रैंडमली डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया है मरीज के पास। पुलिस भी आई थी? हाँ, पुलिस भी आई थी। उनको भी इसी वीडियो के आधार पर सूचना मिली तो वही आए थे। डॉक्टर साहब क्या आपने क्या ऐसा मामला है? हमने कहा सर इसका फ्रॉड मामला है। वो जो मुझसे मिलने आया था उसमें मुझे ये सब करने के बाद 1.5 लाख रुपए की डिमांड किया था। तो हमने कहा हमने कोई गलती तो किया नहीं, तो हम 1.5 लाख रुपया क्यों किया? ये सारी घटनाएं 1 महीना पहले की है। अब जाकर उसने पैसा नहीं मिलने पे ये सब काम किया। तो आपको आरोप है कि इस पूरे वीडियो में आपको फंसाया गया? बिल्कुल फंसाया गया। पूरा अपनी बात तो हमारी बात को उसने रखा, लेकिन अपनी बात को सब छुपाया। उसका पूरा रिपोर्ट है मेरे पास। जो अल्ट्रासाउंड लाया था वो भी फर्जी बनवा के लाया था, 2-3 mm की पथरी का। तो हमने कहा कि इस पथरी का तो ऑपरेशन ही नहीं हो सकता, 2-3 mm की पथरी का ऑपरेशन क्यों? वीडियो में अभी कहते सुने जा रहा है कि 26-27 का करेगा, पत्थर डाल दिया जाएगा। पत्थर डालते हुए हमने नहीं कहा, वो कह रहा है, जबरदस्ती कह रहा है कि पत्थर डाल पीछे से कर दीजिए। हमने नहीं कहा। वो कमीशन के चक्कर में तो आया था मेरे पास कि हम मरीज लाएंगे, हमको कमीशन दीजिए। इसी चक्कर में आए और 1.5 लाख रुपए की जब ये सब काम करने के 1 महीना पहले घटना, 1.5 लाख रुपए आपसे डिमांड किया। तो 1.5 लाख रुपए आप क्यों देने जाएंगे? आप खुद बताएं। जब हमने कोई गलती नहीं किया, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, कभी भी कोई भी आकर जांच कर सकता है, इसकी पूरी गारंटी है, कोई कमी नहीं। यूपी के रायबरेली में बड़ा हादसा टल गया है। बता दें कि यहां एडीएम वित्त और राजस्व अमृता सिंह के दफ्तर के बाहर बरामदे का प्लास्टर जो है वो गिर गया। जिस जगह पर प्लास्टर गिरा वहां एडीएम से मिलने वालों का जमावड़ा रहता है। ये महज इत्तेफाक है। जिस समय घटना हुई वहां इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे। छत का मलबा गिरने की जगह से थोड़ी बैठे फरियादी के सिर पर मलबे का थोड़ा सा हिस्सा गिरा, जिससे उन्होंने मामूली चोट भी आ गई है। या बैठे रहे पहले सवा का आवाज आई तो हम कहीं वाला पेड़ आ रही, तुरंत जो है उठ के इधर चले आए। तो क्या छत की तरफ से मलबा गिर गया क्या? कुछ आना है सामने में मलबे तो सब गिरा, तो बच गए साहब। तो इसी तरह क्या पूरा हालत है क्या? इसी तरह दिक्कत है क्या यहाँ पे? नहीं, अब यहाँ तो हमें सामने नहीं गिरा। दिक्कत ना दिक्कत तो हम कहा बताई रहा है, जो दिक्कत तो है ही सामने। जो कहाँ पे थे अभी बैठे? अरे मैं वहीं बेंच पर बैठा। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ क्या हुआ? नहीं, गिर गया वहाँ। तो सिर पे लग गई क्या आपके? आप ऐसा कर्मचारी हैं? नहीं। यूपी में मेरठ पुलिस की अवैध हथियार सप्लायर से मुठभेड़ हो गई। वहीं मेरठ थाना सरूरपुर पुलिस द्वारा भूनी चौराहे पर चेकिंग के दौरान शातिर अपराधी से मुठभेड़ हुई। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान अवैध शस्त्र सप्लाई करने वाले शातिर आरोपी सरफराज घायल हो गया और उसके पास से अवैध शस्त्र बरामद कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। देखिए, आज थाना सरूरपुर पुलिस को देर शाम मुखबिर खास से सूचना मिली कि एक बदमाश जिसका नाम सरफराज उर्फ बूटन है, ये अवैध असला के साथ शामली रोड की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा भूनी चौराहे पे चेकिंग शुरू की गई। कुछ देर पहले ये सरफराज उर्फ बूटन पुलिस को आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने जब इसे चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया तो इसने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके बाएं पैर पे गोली लगी है। इसके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। ये एक शातिर किस्म का अपराधी है। इसके ऊपर बुलंदशहर, बागपत, मेरठ के विभिन्न थानों में 24 से अधिक मुकदमे लूट और डकैती जैसे गंभीर अपराध में पंजीकृत हैं।
इसे अब माननीय न्यायालय के सामने कल पेश कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बिजनौर के थाना कोतवाली क्षेत्र में तैनात एक दरोगा पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है, जहां पीड़ित होमगार्ड ने क्षेत्र चौकी पर तैनात एक दरोगा पर 50,000 रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल पूरा मामला बिजनौर के थाना कोतवाली शहर के ग्राम गढ़ी बागीचा के रहने वाले शक्ति सिंह, जो एक होमगार्ड है। आरोप है पीड़ित शक्ति सिंह का अपने गांव के ही युवक से विवाद हो गया था। विपक्ष द्वारा शक्ति सिंह के विरुद्ध तहरीर थाने में दी गई। इसी तहरीर के आधार पर मुकदमे में नाम कटवाने को लेकर चौकी इंचार्ज अमित कुमार पर रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया गया है, जिसको लेकर पीड़ित होमगार्ड ने एसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। सर, मैं एसपी ऑफिस में आया था एक एप्लीकेशन देने। उसमें एक महिला ने मुझ पर झूठा आरोप लगा के केस बना रखा है। उसमें दरोगा जी ने मुझ पर चार्जशीट लगाने का दबाव बनाया और दबाव बनाने के बाद बोला कि तुम्हारी चार्जशीट में नाम हट जाएगा, लेकिन आपको 50,000 रुपये देने होंगे। मैंने 50,000 रुपये उन्हें दिए। वो कैसे कह दिए? 40,000 रुपये तो दिए मैंने उन्हें नगद थाने के सामने, और 10,000 रुपये करे मैंने पेटीएम से। उसके बाद 5 से 10 दिन बाद फिर बोलने की 50,000 रुपये और देने होंगे आपको। मैंने कहा साहब मेरे पास नहीं है 50,000 रुपये, फिर वरना मैं आपका नाम चार्जशीट में भेज दूँगा। तो मैंने मना कर दिया, ठीक है मैं नहीं दे पाऊँगा। इसलिए आज मैं कप्तान साहब के ऑफिस में आया हूँ ये एप्लीकेशन देने, दरोगा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए। कप्तान साहब ने क्या कहा? कप्तान साहब ने कहा कि ठीक है, आपकी जो जेनुअल होगी वो सुनी जाएगी। अच्छा, दरोगा का क्या नाम है? अमित कुमार। ये कौन, कहाँ का मामला है ये पेदा चौकी। मेरठ के केएमसी हॉस्पिटल के 6 डॉक्टर्स पर किडनी निकालने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। वहीं सुदर्शन टीम ने मेरठ जिला अधिकारी और मेडिकल चीफ से बातचीत की, जहां महिला ने इलाज के दौरान किडनी निकालने का आरोप लगाया था। 2022 में अल्ट्रासाउंड कराने पर हुई किडनी गायब होने की जानकारी सामने आई। तो वहीं मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम समेत धमकी देने की धाराओं में एफआईआर भी की गई और हॉस्पिटल संचालक, डॉक्टर, पति पत्नी समेत 6 लोगों पर नरसेना में एफआईआर की गई। क्योंकि मेरे से पूर्व का है, मेरे संज्ञान में पूरा फैक्ट नहीं है। आप जैसे आपने बताया उस तरह कुछ और बताया, इसको हम प्रत्यक्ष से दिखाएंगे और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो अभी एफआईआर हुई उनकी। तो ये एफआईआर में जो वहाँ केएमसी के जो संचालक हैं सुनील गुप्ता और उनकी पत्नी, उन दोनों के ऊपर भी आरोप लगा है मानव तस्करी का, कि उस हॉस्पिटल के अंदर पहले भी कई बार इस तरह के मामले आए हैं। जो अब सपा के कार्यकर्ताओं की भी अगर हम बात करें तो वो भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि वहाँ पर मानव तस्करी की जा रही है बड़े लेवल पर। तो आपके विभाग की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई है और उस हॉस्पिटल को अभी तक क्यों नहीं सील किया जा रहा? मामला कोर्ट के अधीन है जी, जैसे कोर्ट के आदेश आएंगे उसी तरह से। सर, एफआईआर तो हो चुकी है, वहाँ कई डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर हुई है। यूपी के शामली में नगर पंचायत की सीमा के अंतर्गत पट्टों की जांच और निगरानी के उद्देश्य से नगर पंचायत पट्टा समिति का गठन किया गया है और ये समिति नगर पंचायत सीमा के अंतर्गत कार्य करेगी और इसके प्रमुख दायित्वों में पूर्व में आवंटित सभी पट्टों की जांच रिपोर्ट तैयार करना और पट्टों को निरस्त करने के लिए आवश्यक संकल्प प्रस्तुत करना शामिल है। तो पूछोगे कैसे छुड़ाओगे, कैसे करोगे, कैसे काम करेंगे, ये सब धार्मिक भी पूछोगे। नहीं, जो हमारे से होना हुआ वो काशीराम वाला हमारे अंडर में ही नहीं, वो तो एसडीएम डीएम का है, तो उसमें हमारा तो क्या रोल है? मकान तो आवंटित नगर पंचायत नहीं, नगर पंचायत में एसडीएम ने किए। रायबरेली राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि निफ्ट रायबरेली ने आज अपने 40वें स्थापना दिवस का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया। ये समारोह संस्थान के गौरवशाली इतिहास पर और भविष्य के लक्ष्यों को समर्पित था। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्रांतर्गत एक 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला के साथ गत 21 से 22 जनवरी की रात दुष्कर्म की सूचना पुलिस को मिली थी। इसी के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में और क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के कुशल नेतृत्व में थाना शिकोहाबाद पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियोग उपरोक्त की घटना को गंभीरता से लेते हुए घटना के सफल अनावरण भी किया गया। एक बुजुर्ग महिला के साथ में एक दुष्कर्म का अपराध पारित हुआ था। इस संबंध में एक थाना शिकोहाबाद पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ था जो अज्ञात में था। पुलिस ने बहुत ही तत्परता से इसमें आसपास के सीसीटीवी कैमरे इत्यादि दिखवाए। साथ ही इनके परिजनों से फिर विस्तार से जब और भी गहराई से पूछताछ की गई तो महिला जो पीड़िता थी उसने अपने परिजनों को बताया कि एक सतीश नाम का व्यक्ति है जो इस घटना में संभवतः रहा होगा, जो पत्थर का काम करते हैं लोग,
पुलिस ने इसकी छानबीन की तो ये बात सत्य पाई गई और इसमें सतीश सन ऑफ श्रीपाल नाम का व्यक्ति जो यहाँ CHC के पास में ही इसका फादर यहाँ पर पिता ये सिलबट्टे का काम करता है। ये लोग भी ऐसे ही झोपड़ी डाल कर रहते हैं यहाँ पर और ये मूल रूप से इटावा के रहने वाले हैं। अभी हाल में यहाँ पर रह रहे हैं ये लोग। तो इस व्यक्ति के द्वारा ही घटना की गई थी तो पुलिस ने सघनता से इसकी तलाशी शुरू की। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली थी कि ये व्यक्ति यहाँ छैकोर रोड पर नहर के पास इसका मूवमेंट है, ये भागने का प्रयास कर रहा है। पुलिस ने इसकी घेराबंदी की तो इसने पुलिस पार्टी पर एक फायर किया। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में एक गोली लगी है। इसको गिरफ्तार किया गया है और इससे अभी विस्तार से पूछताछ की जाएगी और जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से आ रही है जहां पर STF वीरगति को प्राप्त STF इंस्पेक्टर सुनील कुमार का पार्थिव शरीर मेरठ पुलिस लाइन पहुंचा, जहां 2 दिन पूर्व शामली से हुई मुठभेड़ में सुनील कुमार को गोली लगी थी। वहीं पुलिस महकमे और स्थानीय लोगों में शोक की लहर है। पुलिस लाइन में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ADG और DIG और आला अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। मोदी नगर के थाना भोजपुर पुलिस की बीते लगभग 12:45 बजे थाना भोजपुर पुलिस द्वारा ग्राम पट्टी अमराला के पास गश्त की जा रही थी। तभी DME अंडरपास के नीचे एक इको गाड़ी संदिग्ध अवस्था में पाई गई, जिसमें 4 व्यक्ति बैठे हुए थे। पुलिस द्वारा जब उनसे वहां बैठने का कारण पूछने का प्रयास किया गया तो चारों बदमाश निकलकर भागने लगे और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत के लक्ष्य से फायर भी किया गया और इसके साथ ही आत्मरक्षा में पुलिस की ओर से भी फायरिंग हुई, जिसमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी और अन्य 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों में फरार हो गए, जिनकी तलाश अभी जारी है। आज दिनांक 22/23 जनवरी 2025 की रात्रि लगभग 12:45 बजे थाना भोजपुर पुलिस द्वारा ग्राम पट्टी अमराला के मध्य गश्त की जा रही थी। तभी DME अंडरपास के नीचे एक इको गाड़ी संदिग्ध अवस्था में खड़ी दिखाई दी, जिसमें 4 व्यक्ति बैठे हुए थे। पुलिस द्वारा जब उनसे वहां बैठने का कारण पूछने का प्रयास किया गया तो उसमें से चारों बदमाश निकल करके भागने लगे तथा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से लक्ष्य करके फायर करने लगे। आत्मरक्षात्मक फायरिंग पुलिस द्वारा भी की गई, जिसमें इनमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी तथा अन्य 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों में फरार हो गए, जिनकी तलाश अभी भी की जा रही है। घायल बदमाश ने अपना नाम रोशन पुत्र वकील निवासी ग्राम कलचीना थाना भोजपुर बताया तथा जो अन्य साथी इसके थे उनका नाम हबीब, हनीफ व काले बताया था। उसने पूछताछ में बताया कि आज यहाँ पे ये गोकशी करने की फिराक में आए हुए थे और इसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 23/24 दिसंबर 2024 की रात्रि में भी एक गोकशी की घटना की थी तथा गोमांस का परिवहन करने में इसी गाड़ी का प्रयोग किया था। गाड़ी की तलाशी से उसने गोकशी करने के औजार बरामद हुए हैं तथा घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। प्रकरण में अन्य आवश्यक विधायी कार्रवाई। चलिए फिलहाल के लिए आपका राज्य में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।